जब ब्लूलॉक का चैप्टर 314 का पार्ट 2 आ चुका है, और वैसे तो पार्ट फर्स्ट बहुत पहले आ गया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा था तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों पार्ट को कवर करने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इस चैप्टर में कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्योंकि जहाँ कुछ लोगों को लग रहा था कि इसागी गोल करेगा, कुछ लोगों को लग रहा था कि रिन गोल करेगा, लेकिन ये दोनों ही गोल नहीं करते। पहला गोल कोई और कर जाता है और इधर मुंह देखते रह जाते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे, ये चैप्टर प्रूव कर देता है कि मैंने जो चीज कही थी वो सच है। इस मैच को जापान की टीम बहुत ही ज्यादा आसानी से जीतेगी, और ऐसा हम इस चैप्टर में साफ साफ देख सकते हैं। सो इफ यू इंटरेस्टेड, कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है आयगू से, जो कि सारे के सारे नाइजीरियन प्लेयर्स को एनालाइज कर रहा था, उनके अटैकिंग पैटर्न्स और उनके डिफेंस को। और सही में इन नाइजीरियन प्लेयर्स को एनालाइज करना काफी आसान था। सिर्फ एक ही प्लान फॉलो कर रहे थे ये लोग, किसी भी तरीके से अपनी फिजिकल एबिलिटीज का यूज करके तगड़े तगड़े पासेस करने एंड एट द एंड पास करना है सिर्फ एक बंदे को, ओनाजी को, क्योंकि यही सिर्फ एस स्ट्राइकर था और इकलौता ऑलराउंडर प्लेयर भी था नाइजीरियन टीम का, जिस वजह से बंदा भाग भाग के गोल बचा भी रहा है और गोल करने की भी कोशिश कर रहा है। और अगर तुम सोच रहे हो कि बाकी टीम क्या कर रही है तो इस बंदे को सिर्फ सपोर्ट कर रही है। और यही चीज जान के आयगू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उनकी टीम आसानी से जीतेगी, क्योंकि जहां नाइजीरियन टीम में सिर्फ एक बंदा ही गोल करेगा, घूम फिर के बॉल उसी के पास जाएगी, वही ब्लूलॉक में इसका उल्टा है, कोई भी बंदा कहीं से भी गोल कर सकता है। और यही चीज पहला गोल भी करवाती है ब्लूलॉक का, इस चैप्टर में तुम आगे देखोगे। और भले ही जापान और नाइजीरियन टीम अलग अलग तरीके से खेल रही हूँ, लेकिन दे बोथ आर ऑफेंसिव टाइप, यानी दोनों ही टीम अटैक पे फोकस करती है। इसके बाद नाइजीरियन टीम का प्लेयर हमें पास करते हुए दिखाया जाता है अपने हेड के थ्रू, जिसका की नाम था ओबोआबोना, और क्योंकि नाम काफी अजीब है तो हम आगे से इसे नशेड़ी बोलेंगे। खैर बॉल पास करता है ये एक और नाइजीरियन प्लेयर को, जिसका की नाम था कुसो, जो कि रैपिड काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने पहुंच जाता है इसागी। और सही में इसागी जब ब्लॉक करता है ना इस बंदे को, तो यार पता नहीं क्यों मुझे इसागी की फिजिक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। मतलब बंदे ने ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी की वजह से उसकी हाइट और उसकी बॉडी दोनों ही बेसिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इससे पहले कि कुजो कुछ सोच पाता है कि उसे क्या करना चाहिए इसागी के आने के बाद, तो तभी बगल से एक और ब्लूलॉक प्लेयर आता है, आई मीन जापान का प्लेयर, एंड डेट वॉज रियो। और क्योंकि दो जनों को ज़्यादा टाइम तक नहीं संभाल सकता था कुजो, तो उसको पास करने के बोलता है ओनाजी। लेकिन उसे क्या पता था ये सब कुछ जापान टीम का प्लान था। यार जापान टीम काफ़ी अजीब लग रहा है तो मैं ब्लूलॉक की टीम ही बोलूँगा इसे। खैर जब कुजो पास करता है तो उसको और ओनाजी दोनों को ही सरप्राइज मिलता है कराजू के थ्रू, क्योंकि बंदा बीच में ही इंटरसेप्ट कर देता है पास को, ये बोलते हुए कि उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था, क्योंकि सबको पता चल चुका है, एटलीस्ट सारे के सारे ब्लूलॉक प्लेयर्स को तो पता चल ही चुका है कि जब भी नाइजीरियन प्लेयर्स मुश्किल में होंगे तो वो पास सिर्फ एक ही प्लेयर को करेंगे, ओनाजी को, जिस वजह से कराजू इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है उनकी, क्योंकि इस बंदे की तो आदत है कमजोरियों का फ़ायदा उठाना। और इस पास को इंटरसेप्ट करने के बाद ना कुजो भी समझ चुका था कि ब्लूलॉक की टीम ऑलरेडी उनकी टीम की स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करने लगी है। बट यार इस चीज़ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, Are you serious right now, bro? क्योंकि यार इनकी स्ट्रेटेजी तो कुछ है ही नहीं, ओनाजी को पास करना है यही एक स्ट्रेटेजी है। इसको पता करने में, उसको अडेप्ट करने में कितना ही टाइम लगेगा किसी को भी। खैर ब्लूलॉक की टीम अटैकिंग फॉर्मेशन में आती है और नाइजीरियन टीम के गोल की तरफ बढ़ने लगती है, जो होने से रोकने की कोशिश तो करते हैं नाइजीरियन प्लेयर्स, लेकिन रोक नहीं पाते, क्योंकि कराजू पास करता है शिगरी को, जो कि उनकी अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है अपनी स्पीड के थ्रू। और ऐसा करते हुए शिगरी इफेक्टिवली बॉल पास करता है गोल की तरफ। और स्टार्टिंग में तो सबों को लग रहा था कि रिन के पास जाएगी बॉल, क्योंकि वही तो एज है पूरी की पूरी टीम का, लेकिन बॉल का रियल टारगेट था इसागी योइची। रिन को तो सब इग्नोर सा ही करने लग गए, नॉर्मल प्लेयर जैसा बिहेव करने लग गए उसके साथ, जबकि हम सब जानते हैं कि रिन और इसागी की स्किल्स में जमीन आसमान का अंतर है, या फिर बोलूं अंतर था। क्योंकि यार जो रिसेंट ट्रेनिंग हुई है 10-20 दिन की जो भी हुई थी, उसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली, ये अंतर कितना ज्यादा कम हुआ है ये कहा नहीं जा सकता। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, इसागी और रिन मेंटली लेवल पे तो काफी हद तक बराबर थे, इनफैक्ट इसागी ही था थोड़ा ऊपर, बट अब फिजिकल एबिलिटीज में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था इतना बड़ा था, वो कम हुआ होगा कि नहीं। I just don't know. अब वैसे तो बॉल इसागी के पास जा रही थी जैसे कि मैंने तो बताया, लेकिन
पीछे से एंट्री होती है एक नाइजीरियन प्लेयर की, और तुम लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कि वो कौन है। ऑब्वियसली उनाजी था, क्योंकि वही सब कुछ कर रहा है यार दूसरी टीम से। और वो पीछे से एंट्री लेते हुए इसागी से बोलता है, आई नो योर डायरेक्ट शॉट्स आर डेंजरस इसागी योइची, बट इट्स फाइन, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और बंदा यही बोलने वाला था, लेकिन तभी वो बीच में ही रुक जाता, या फिर बोलूँ उसे रोक देता है इसागी, और उससे ये बोलता है, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर। यही बोलने वाला था ना तू? क्या तू बोर नहीं होता सेम लाइन बार बार रिपीट करते हुए? तुझे जब पता है कि मैंने वो चीज़ें देख ली हैं जो कि तूने अभी अभी की थी, और हमें पता चल चुका है कि तेरी पूरी की पूरी टीम तुझ पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसके बावजूद तुझे लगता है कि तू वही सेम चीज़ फिर से हमारे साथ कर पाएगा, यू मोनोटोनस बास्टर्ड। जिस पे उनाजी की फटके चार, क्योंकि उसे समझ में तो आ गया था कि ब्लू लॉक प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी खतरनाक है अगर खेलने की बारी आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उनकी टीम को इस हद तक एडेप्ट कर लेंगे कि उनका अगला मूव और वो क्या सोच रहे हैं ये भी उन्हें पता चल जाए। सही में यार, इस बंदे को शायद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही रिसर्च करके आया है ब्लू लॉक प्लेयर्स पे। जैसे सागी ने तो कुछ देखा ही नहीं है, बंदा कंप्लीटली रीड करते हुए चलता है, स्टडी करता है अपने अपोनेंट को। इनफैक्ट रिन जैसे अपोनेंट जिसको प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, उसे तक हराया है सागी ने। तो ये बंदा क्या चीज है। खैर इसके बाद सागी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उनासी को खोल के पटक देता है और उससे ये बोलता है कि मुझे पता है तेरा ग्रेटेस्ट वेपन है स्टेमिना, जिसकी वजह से तू इस फील्ड पे कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है किसी भी टाइम पे, और इसी रीज़न की वजह से तू ऑफेंस और डिफेंस दोनों तरफ से खेलता है। और इसी के साथ इसागी यही बोलता है कि ट्रैपिंग, शूटिंग और जंपिंग ये हाई लेवल फंडामेंटल एबिलिटीज़ हैं जो फुटबॉल में यूज़ होती हैं, और इनका तू एंडलेसली यूज़ करता है बिकॉज ऑफ योर स्टेमिना, जिसकी वजह से तेरी नाइजीरियन टीम वर्क करती है, और कोई मतलब नहीं है तेरी नाइजीरियन टीम का यहाँ तक पहुँचने का। और इसी वजह से जो कराजू ने बोला था, यानी उनाजी पे डिपेंड है उसकी पूरी की पूरी टीम, वही चीज़ इसागी भी बोलता है कि अगर तेरे हाथ में बॉल नहीं आई तो तेरी टीम जीत ही नहीं सकती, नो मैटर व्हाट। और इसी वजह से तुम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे होगे कि जापान के सारे टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा काल्म है, यानी कोई भी गोल करने की भूख नहीं है उनमें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सामने वाली टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, सिर्फ एक ही प्लेयर से फाइट कर रहे हैं, वो कहने की पूरी टीम है। और यही एग्जैक्टली चीज़ मैंने अपनी पिछली ब्लॉग की वीडियो में बोली थी कि जापान की टीम आसानी से इस मैच को जीतेगी। और इसी वजह से इसागी जो इतना ज़्यादा भूखा रहता है गोल्स के लिए, वो आसानी से बॉल जाने देता है बशीरा के पास, और अपना मॉन्स्टर बिल्ली की तरह म्याऊं करता हुआ आता है और वहाँ पे प्रेजेंट सारे नाइजीरियन प्लेयर्स को शॉक कर देता है। स्पेशली कूजो काफ़ी सरप्राइज होता है ब्लू लॉक टीम के इस प्लान से, क्योंकि तुम कह सकते हो कि नाइजीरियन टीम का ब्रेन जो था वो कूजो ही था, और वो समझ चुका था कि इसागी बहुत पहले ही अडॉप्ट कर चुका था नाइजीरियन टीम को, और उसी की वजह से ब्लू लॉक की टीम अलग तरीके से बिहेव कर रही है, पासेज अलग तरीके से कर रही है, और उनाजी के पास बॉल नहीं जानी चाहिए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद कर रहे हैं उसके दो मेजर मिडफील्डर्स जो कि हैं कराजू और रियो। खैर जैसे ही बशीरा के पास बॉल जाती है तो अचानक से रिन और इसागी तेजी से दौड़ने लगते हैं गोल की तरफ, जिस वजह से वो उनाजी और कूजो दोनों से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद कूजो वो रियलाइज कर जाता है कि ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी टीम खतरे में है, उनकी टीम के अगेंस्ट में गोल होने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लू लॉक के टीम के एसेस एक साथ गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। बशीरा के हाथ में बॉल है जो कि काफ़ी अच्छा पास कर सकता है इन दोनों को, तो वो यही सोच रहा था कि आखिर वो किसे पास करेगा, रिन या फिर इसागी को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बशीरा कंफ्यूज कि आखिर वो पास किसे करे, क्योंकि पहले तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, वो आसानी से रिन को पास कर सकता था क्योंकि वो नंबर 1 था। लेकिन अब तो ये दोनों ही नंबर 1 है, अब किसे पास करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब क्योंकि बशीरा पे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए बंदा खुद ही टैकल करते हुए सारे के सारे डिफेंडर्स को, उनाजी और कूजो को चकमा देते हुए अपनी फ्री स्टाइल के थ्रू उन दोनों को पार कर जाता है। और ये चीज़ देखे कूजो और भी ज़्यादा शॉक्ड कि इस जगह पे, इस सिचुएशन में ये बंदा फ्री स्टाइल कर रहा है। लेकिन ऐसा जनरली लोग तभी करते हैं जब या तो वो आगे चल रहे हों गोल्स नंबर्स में, या फिर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, या फिर उनके पास और कोई चारा ना हो बिना फ्री स्टाइल के मुश्किल सिचुएशन से निकलने का, तभी यूज़ करते हैं फ्री स्टाइल। लेकिन बशीरा, उसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, बंदा सिर्फ मज़े के लिए ऐसा करता है, और यही चीज़ कूजो को काफ़ी सरप्राइज करती है। और वैसे तो रेन और साई को लग रहा था कि बॉल उनको पास करी जाएगी बशीरा के थ्रू, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बशीरा खुद गोल करता है, वो भी एक नटमैग के साथ। और पता है ये नटमैग किसके पैरों के बीच से होता है?
इस नशेड़ी के पैरों के बीच से। अब वैसे तो ब्लू लॉक के प्लेयर्स में जब कंपटीशन होता है तो एक दूसरे से चिढ़ने लग जाते हैं गोल करने पे, लेकिन यहाँ पे इसागी काफी खुश होता है क्योंकि हम सबको पता है बशीरा और इसागी की दोस्ती वैसा एपिसोड फर्स्ट से ही चलती हुई आ रही है। और बशीरा भी काफी खुश होता है क्योंकि पहला गोल उसने किया है। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड होता है। अब तुम खुद ही गैस कर सकते हो, सिर्फ एक चैप्टर में हमें एक गोल दिखा दिया गया, तो हो सकता है आने वाले 2, 3, 4 चैप्टर में ये मैच खत्म भी हो जाए। और अगर ऐसा होता भी है ना तो ये शॉकिंग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि ब्लू लॉक के प्लेयर्स ने क्या ट्रेनिंग की है, क्या उनकी एबिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, वो सब हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा इस मैच में। लिटरली बस इनका टीम वर्क और यही सारी चीजें दिखाई जाएंगी। 1-2 चीजें छोटी मोटी शायद दिखा दी जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा मैच है नहीं और हमें साफ दिख रहा है कि जापान की टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है नाइजीरियन टीम से। थोड़ा बहुत सरप्राइज नाइजीरियन टीम से भी मिलेगा 100%, नो डाउट, नहीं तो ये मैच बोरिंग हो जाएगा, बट आसानी से जापान टीम जीत जाएगी। असली जो चीज़ें रिवील होंगी वो अगले मैच में होंगी, क्योंकि अगला ओपोनेंट फ्रांस है। खैर तुम सब लोगों को क्या लगता है अगले चैप्टर में क्या होगा? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।